नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये सूचना का अधिकार और साथ में जो हमारा मौलिक अधिकार है निजता का अधिकार उसके संबंध में है। तो देखेंगे हम इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण विषय है। उसके बाद में जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये नेपाल और भारत के संबंधों के बारे में है। हाल ही में हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है, जो विदेश सचिव है, उनका दौरा हुआ है नेपाल में। तो उस बारे में हम बात करेंगे कि भारत और नेपाल के संबंधों की भविष्य में क्या हो सकता है, क्या कैसा रिश्ता रह सकता है और पास्ट में कौन सी गलतियां हैं जो भारत की तरफ से की गई है और जिसको हम सुधार सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा तीसरा आर्टिकल है ये बात करता है नक्सल अफेक्टेड एरिया के। वहां पर अभी ये निर्णय लिया गया है कि और सीआरपीएफ की बटालियंस बढ़ाई जाएंगी। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इन एरियाज पे, उस बारे में ये आर्टिकल बात करता है। उसके बाद में जो हमारा चौथा आर्टिकल है ये ओआईसी और भारत के संबंध में है। उनकी कश्मीर को लेकर एक टिप्पणी आई है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो की ये कुछ कोर्सेस और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा लॉ सीखो की और कुछ कोर्सेस है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हैं। वो यह है कि निम्न में से कौन से देश ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन के मेंबर है। आपको ऑप्शन ए है बेनिन, ऑप्शन बी है अल्बानिया, ऑप्शन सी है गुयाना या ऑप्शन डी ये सभी ऊपर दिए गए ऑल ऑफ द अबव। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वो यह है कि भारत और नेपाल कि अगर हम भूत को देखें, अगर हम पास्ट को देखें तो कई कुंठाओं से भरा हुआ है, लेकिन हमारी जो अपॉर्चुनिटीज है वो फ्यूचर में है। इस और एक विस्तृत चर्चा करिए। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए जो पहला आर्टिकल है ये पब्लिक या प्राइवेट है, आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस उसके बारे में है। तो हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट का एक जजमेंट दिया गया जिसमें इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को ये ऑर्डर दिया है कि आप जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपनी वेबसाइट से निकाल दीजिए। तो इन्होंने जो साकेत गोखले है ये एक एप्लीकेशन इन्होंने फाइल करी थी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय के लिए। तो यहाँ पर उनका जो डिटेल्स है वो इनकी साइट पे, मिनिस्ट्री की साइट पे डाल दी गई। अब हुआ ये कि यहाँ पर उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स एड्रेस था। उस कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस को जान के लोग उनको काफ़ी कॉल करने लगे, उनको डराने लगे, उनको धमकाने लगे। तो इसी चीज़ से परेशान आके वो बॉम्बे हाईकोर्ट के पास में गए और उनसे विनती करी कि आप ये निर्देशित करिए मिनिस्ट्री को कि वो उनका डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस डिटेल्स उनकी वेबसाइट से निकाल दे। उसके बाद में अब बात ये आती है कि अगर कोई भी एप्लीकेंट है उसका जो इंफॉर्मेशन है एड्रेस और कॉन्टैक्ट वाला, ये एक पब्लिक इंफॉर्मेशन है कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, खासकर आरटीआई के संबंध में। तो यहाँ पर जनरली अगर हम लोगों से पूछे, लोगों की राय ले, तो उनके हिसाब से एड्रेस एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन है और इसे पब्लिक नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो टेलीफोन डायरेक्टरीज अगर आपने देखी होंगी, अभी तो काफ़ी कम हमें देखने को मिलती है, लेकिन मोबाइल के दौर के पहले जब टेलीफोन डायरेक्टरीज रहती थी तो उसमें हर पर्सन का एड्रेस भी साथ में नंबर के साथ दिया होता था। तो ये तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट था। उसके अलावा इलेक्टोरल वोटर लिस्ट जो है वो भी आज हमें इलेक्शन कमीशन की साइट पर अगर हम देखें तो ये ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसमें हर व्यक्ति का एड्रेस और नाम दिया होता है, साथ में फोटो भी होता है। तो ये भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा लैंड रिकॉर्ड्स जो होते हैं ये भी पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए होते हैं। तो इसमें कौन ओनर है, कौन मालिक है उस संपत्ति का, उस जमीन का, इसकी सारी डिटेल्स होती है। तो ये भी पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया। उसके अलावा एफआईआर फाइल की जाती है जब कॉग्निजेबल केसेस में, उस संबंध में भी जो कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड है, जो आरोपी है और जो कंप्लेन करता है कंप्लेनेंट, उनका एड्रेस और नेम जो है ये भी वेबसाइट पे मौजूद रहता है। तो ये भी एक तरीके का पब्लिक डॉक्यूमेंट ही हो गया। इवन इस केस में गोखले केस जो हुआ है, इस केस में भी जब जजमेंट लिखा जाता है तो इसमें सामान्य रूप से देखा जाता है कि एड्रेस भी एप्लीकेंट का मौजूद होता है। तो इस जजमेंट में भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने एड्रेस मेंशन किया हुआ है साकेत गोखले का उनके जजमेंट पे। अब बात ये आती है कि क्या जरूरत पड़ती है कि आपको एड्रेस का डिटेल्स देना जरूरी हो।
अब रैशनल इसके पीछे ये कहा जाता है कि जैसे जो पब्लिक स्कीम्स है, पब्लिक स्कीम्स में काफ़ी बार ये देखा जाता है कि झूठे नाम होते हैं, गोस्ट बेनिफिशियरीज होते हैं, तो इन्हीं को अवॉइड करने के लिए हम उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस डिटेल्स मेंशन करते हैं, जिससे करप्शन ना हो पाए। लेकिन अब बात ये रही है कि कोर्ट का स्टैंस क्या रहा है। कोर्ट ने ये माना है कि जो प्राइवेसी का राइट है ये फंडामेंटल राइट है जो हमको आर्टिकल 21 के अंडर मिलता है। इवन गोखले केस में भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिषेक गोयनका वर्सेस आशीष कुमार रॉय 2013 का जो केस है उसको भी रिफर किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की जाती है एप्लीकेंट के द्वारा तो उसमें एड्रेस केवल उसी केस में लेना जरूरी जब आपको उनसे कांटेक्ट करना हो, अदरवाइज उसके अलावा कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट की लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दैट कैन लीड टू, उससे ये ऐसा हो सकता है कि हरासमेंट उस व्यक्ति का किया जा सकता है, जैसे साकेत गोखले केस में हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे आरटीआई एक्ट और प्राइवेसी के संबंध में कुछ बातें हैं जो महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे पहले तो ये सेक्शन 8 और 9 के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर राइट टू इन्फॉर्मेशन के एम्बिट के जो दायरा है उससे ये बाहर रहता है। उसी में किसी भी व्यक्ति की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हो ये भी एक एग्जम्पशन माना जाता है और वो आरटीआई के जो दायरा है उससे बाहर आता है। उसके अलावा मोस्ट इन्फॉर्मेशन इन पब्लिक रिकॉर्ड अराइजेस फ्रॉम पब्लिक एक्टिविटी। राइटर बताते हैं जितने भी पब्लिक रिकॉर्ड्स है ये पब्लिक एक्टिविटी से ही आते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी थिन लाइन हो जाती है कि जो एप्लीकेंट है उसका जितना भी इंफॉर्मेशन है, एड्रेस का इंफॉर्मेशन भी ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन होगा या पब्लिक इंफॉर्मेशन। अगर हम सार जान ले तो ऐसे सिनेरियो में अगर आपको कांटेक्ट करना है, अथॉरिटी को वापस कांटेक्ट करना है एप्लीकेंट को, तो उस कंटेक्स्ट में आप एड्रेस ले सकते हैं, लेकिन पब्लिक करना ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में है। तो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी, हमारे विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, इनकी काफ़ी विजिट हो रही है, उन्हीं में से एक विजिट अभी नेपाल में हुई। अब ये मूलतः सिक्किम से आते हैं, नेपाली इनकी भाषा है। तो यहाँ पर नेपाल में उन्होंने अपनी मातृभाषा में ही, नेपाली में ही एड्रेस किया, जो काफ़ी पॉजिटिव स्टेप के रूप में देखा जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि विदेश से कोई आपके देश में आ रहा है और आपकी ही भाषा में एड्रेस कर रहा हो। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि भारत और नेपाल के रिलेशंस कैसे रहे हैं, हाल ही में कैसे रिलेशंस है। तो पिछले 5 वर्षों की बात करें तो एमिनेंट पर्सन ग्रुप हुआ करता था, जिसमें भारत और नेपाल दोनों की तरफ से 4 लोग हुआ करते थे, जो भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में चर्चा करते थे, कैसे हमारी एक दूसरे को लेकर नीतियाँ रहेगी। ये एमिनेंट पर्सन जो होते थे ये डिस्कस करते थे अपने एमिनेंट पर्सन ग्रुप में। लेकिन हाल ही में इसे डिसबैंड कर दिया गया विदाउट एनी रिपोर्ट, विदाउट एनी कारण, मतलब लिखित कोई बिना कारण आते हुए इसे डिसबैंड खत्म कर दिया गया, जो भी कि अपने आप में एक अच्छा मैसेज नहीं है। अब भारत को बहुत ऐसा बड़ा भाई माना जाता था नेपाल का, काफ़ी रूप से मदद की जाती थी भारत के द्वारा नेपाल के लिए। बहुत सारी एसेंशियल चीज़ें हैं जो नेपाल को पहुंचाई जाती थी भारत के द्वारा, और भारत से ही जैसे अगर पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम भारत से ही जाता था, ईंधन भारत से ही जाता है नेपाल में। हाल ही में अभी चीन से भी आने लगा है। ऐसी बहुत सारी अत्यावश्यक वस्तुएं हैं जो भारत पे निर्भर करता है नेपाल उन वस्तुओं के लिए भारत पर। तो यहाँ पर 2015 में जब संविधान बनाया जा रहा है था, नेपाल का वापस नया संविधान बनाया जा रहा था, तो उस दौर में भारत के ओर से काफ़ी आपत्तियां जताई गई नेपाल के संविधान को लेकर। बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस थे, तो उसलिए भारत ने अपने कुछ सुझाव भेजे, वो नहीं माने गए। तो भारत ने डिटरेंस दिखाने के लिए, डर दिखाने के लिए एक ब्लॉकेट क्रिएट किया, जिसमें भारत से कोई भी उत्पाद, कोई भी वस्तु नेपाल नहीं जा पाए। इसके कारण ये हुआ, जैसे ईंधन है तो ईंधन पे कंप्लीटली भारत पे डिपेंड करता था, तो ये स्थिति पहुंच गई कि नेपाल में कंप्लीटली पेट्रोल खत्म होने लग गया, ईंधन खत्म होने लग गया, जिसको लेकर नेपाल में भारत को लेकर काफ़ी खराब सेंटिमेंट्स बनने स्टार्ट हुए। अब उस टाइम पे जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, जो पीएम ओली थे उस टाइम पे भी, तो इन्होंने भारत के ब्लॉकेट के अगेंस्ट एक बड़े दृढ़ रूप से खड़े रहे और इन्होंने कहा कि हम नहीं झुकने वाले भारत के आगे और भारत की डिमांड्स के आगे, क्योंकि ये हमारा आंतरिक मामला है। उसी एक इमेज के कारण 2017 के इलेक्शन में, 2017 के चुनाव में इनको बहुत अच्छी मदद मिली और ये चुनाव जीते, राइटर ये बताते हैं। अब यहाँ पर इशू ये आ जाता है कि भारत जब नेपाल को इतना सारा फंड देता है, इतने सारे एड देता है,
तो भी नेपाली लोगों में एक कॉमन जो नेपाली है उनमें भारत को लेकर इतने अच्छे सेंटिमेंट्स नहीं हैं। वही चीन को देखें तो चीन अभी अभी मदद पहुंचाने लगा है, एड देने लगा है नेपाल को। उसके बावजूद चीन को काफी अच्छे रूप से देखे जाने लगा है, जो कि हाल ही में आया है। तो ऐसी क्या चीज रह गई? तो भारत की ओर से जो भी एड दिया जाता है वो नेपाल की गवर्नमेंट को दिया जाता है, और उसके बाद में नेपाली जो गवर्नमेंट है ये उसको अपने 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 देश के अलग अलग हिस्सों में देती है, और जो भी मदद कार्य होता है, जहाँ पे भी फंड की आवश्यकता होती है, वहाँ पहुँचाती है। तो भारत की तरफ से ये देखा गया है कि जो मधेशी कॉन्स्टिट्यूंसीज है यहाँ पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। अब जो मधेशी पॉपुलेशन है ये माना जाता है कि भारतीय मूल की है, जो माइग्रेट होकर नेपाल में बसी है। तो भारत और नेपाल का जो सीमाई क्षेत्र है उस सीमाई क्षेत्र में ये बसी हुई पॉपुलेशन है। तो हमेशा से ऐसा देखा जाता है कि भारत अगर मदद पहुंचा भी रहा है तो वो उसकी मधेशी पॉपुलेशंस के लिए ही पहुंचाया जा रहा है। जो मधेशी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहीं पर इन फंड्स का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। वही नेपाल काफ़ी स्ट्रेटेजिक रूप से उनके एड को यूज़ करवाता है, ऐसे एरियाज में यूज करवाता है जहां पर सब लोगों में ये सेंटिमेंट्स आए कि जो चाइना है जो भी फंड यूज करवा रहा है वो काफी हमारे फायदे के लिए करवा रहा है। तो यहाँ पर भारत और नेपाल के जो संबंध है काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि नेपाल के बहुत सारे लोग भारत में आके काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता देखें तो भारत के बहुत सारे वर्कर्स जो है वो नेपाल में जाके काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा पार्ट है वर्कफोर्स का। तो यहाँ पे $3 मिलियन का रेमिटेंस हमको आता है। नेपाल 8वें स्थान पे खड़ा होता है यहाँ पर। उसके अलावा नेपाल में पिछले 20 वर्षों में अगर हम देखें तो नेपाली लोगों की प्रेजेंस केवल हमको इक्का दुक्का देशों में देखने को मिलती थी। उसमें भारत में मेजॉरिटी पॉपुलेशन इनकी आती थी काम की तलाश में, लेकिन पिछले 20 वर्षों में 100 से ज़्यादा देशों में नेपाली पॉपुलेशन का प्रेजेंस देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो 3/4 जो पॉपुलेशन है ये 35 वर्ष से कम है, मतलब युवा पॉपुलेशन है। अब आज के जो युवा पॉपुलेशन है ये तो वेस्टर्न कंट्रीज के और काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं। उसके अलावा चाइना में अपॉर्चुनिटी मिलती है या आसियान में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये वहाँ पे मूव करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस संबंध में भारत की ओर जो झुकाव है ये कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर हमको ज़रूरत है कि हम वापस नेपाल से जो हमारे रिलेशन रहे, नेचुरल पार्टनर माना जाता है भारत को नेपाल का, तो उस और हम वापस बढ़े और हमारे जो संबंध है इसको सुधारने के लिए हम कदम उठाए। और स्ट्रेटेजिकली जैसे चाइना आगे बढ़ रहा है, हमें भी हमारे हर एक कदम के लिए कदम को उठाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए जो तीसरा आर्टिकल है ये नक्सल अफेक्टेड एरियाज के बारे में, खासकर छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में अभी ये निर्णय लिया गया कि 5 सीआरपीएफ की बटालियन और बढ़ाई जाए, जिसका खास प्रेजेंस जो रहेगा वो बस्तर के साउथ रीजन में रहेगा। अभी अगर देखी जाए हाल ही की कंडीशन तो 45 बटालियन ऑलरेडी सीआरपीएफ की छत्तीसगढ़ में है। उसके अलावा अभी और 5 बढ़ाई जा रही है। तो इसका बेनिफिट क्या हो सकता है? राइटर ने बताया है कि बेनिफिट ये है कि जैसे ही आप और फोर्स बढ़ाओगे तो जो नक्सली है उनका मूवमेंट कम हो जाएगा और छोटे छोटे एरियाज में ये सीमित रह जाएंगे। उसके अलावा जैसे सीआरपीएफ की बटालियन बढ़ती है तो छोटे छोटे एरियाज में इनका प्रेजेंस आता है वहाँ पे सीआरपीएफ के बटालियंस का, तो पानी की आवश्यकता होगी, हेल्थ सर्विसेज की आवश्यकता होगी। अब ये जो पानी और हेल्थ सर्विसेज की इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वहाँ पे, तो इसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म में वहाँ के छोटे छोटे गांवों को पड़ेगा जहाँ पे सीआरपीएफ का बटालियन है। वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा वंस सिक्योरिटी इन्वायरमेंट इम्प्रूव्स, मोर रोड्स, मोबाइल टावर्स, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स कैन बी बिल्ड। तो जैसे जैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर इन्वायरमेंट इम्प्रूव होता है तो यहाँ पर आप रोड्स बढ़ा सकते हो, मोबाइल टावर्स बढ़ा सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स बढ़ा सकते हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एरियाज है जहाँ बस्तर में जहाँ पे अभी भी ऊर्जा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। उसके अलावा आपका जो लोकल बॉडीज है उसको मजबूत करने की आवश्यकता है, आपकी पंचायत जो है उनको फंक्शनिंग में लाने की आवश्यकता है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ पे बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसके कारण जो नक्सली प्रभाव है वो कम से कम हो सके। तो चलिए हमारे चौथे आर्टिकल पे आते हैं जो कि है कश्मीर, भारत और ओआईसी के बारे में। तो 47th सेशन हुआ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन का। तो इस्लामिक कोऑपरेशन का जो अभी 47th सेशन हुआ, इन्होंने कश्मीर को लेकर टिप्पणी की गई है कि कश्मीर में जो एट्रोसिटीज हो रही है भारत के द्वारा वो
कम होनी चाहिए और वो बंद हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे ओआईसी की बात करें तो इसमें सारे इस्लामिक देश मौजूद हैं, तो बड़ा स्वाभाविक है कि ये पाकिस्तान के तरफ टिल्टेड होते हैं और पाकिस्तान हमेशा भारत और कश्मीर के मुद्दे पर वैश्विक रूप में इसको ले जाने की बात करता रहा है। तो यहाँ पर सपोर्टिव ऑफ पाकिस्तान स्टैंड ऑन कश्मीर हैज एलिग्ड इंडियन एट्रोसिटी इन स्टेट एंड यूटी। तो पाकिस्तान हमेशा से ओआईसी में ऐसा रिफ्लेक्ट करता है कि भारत की एट्रोसिटी जम्मू एंड कश्मीर रीजन में रही है। तो यहाँ पर 2019 में अगर हम देखें तो पाकिस्तान लॉबीज विद ओआईसी फॉर देयर कंडेमनेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो पाकिस्तान ने लॉबी करी यहाँ पर कि ओआईसी जो है वो आर्टिकल 370 का जो रिवोकेशन किया गया उसको कंडेम करे। उसके अलावा 2018 में ओआईसी के जो जनरल सेक्रेटरी है उनका ये स्टेटमेंट रहा है कि एक्सपेक्ट स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन ऑफ किलिंग ऑफ इनोसेंट कश्मीर बाय इंडियन फोर्सेस इन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो इन्होंने कंडेम्ड किया है, इन्होंने निंदा करी है किलिंग ऑफ कश्मीरीज, इनोसेंट कश्मीरी, जो इनोसेंट कश्मीरीज है उनकी किलिंग की गई है इंडियन फोर्सेस के द्वारा इन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो इसका कंडेमनेशन निंदा की गई है ओआईसी के जनरल सेक्रेटरी के द्वारा 2018 में। उसके अलावा 2017 में ओआईसी फॉरेन मिनिस्टर्स एडॉप्टेड अ रिजोल्यूशन। जो ओआईसी के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने एक रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया फॉर रीएफरिंग द अनवेविंग सपोर्ट ऑफ कश्मीरी पीपल इन देयर जस्ट कॉजेस। इन्होंने कश्मीरी पीपल के जस्ट कॉजेस में अपना एक अनवेविंग सपोर्ट जाहिर किया, जो ओआईसी के जितने भी विदेश मंत्री हैं। तो ओआईसी और भारत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओआईसी जो है ये इस्लामिक देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो यूएन के बाद में ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कुल 57 अलग अलग देश मौजूद है। इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जो मुस्लिम लोग हैं, इनका सेफगार्ड करें, इनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें इन स्पिरिट ऑफ प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस हार्मोनी अमंग वेरियस पीपल ऑफ द वर्ल्ड। साथ में इंटरनेशनल पीस हार्मनी जो है विश्व के जो विभिन्न लोग हैं इसमें प्रमोट करते हुए मुस्लिम लोगों का सेफगार्ड और इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टाइम एंड अगेन ये बात की गई है कि भारत को भी ओआईसी का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि विश्व की 10% जो मुस्लिम आबादी है वो भारत में रहती है। उसके अलावा सबसे वेलकमिंग जो स्टेप हुआ वो पिछले साल हमें देखने को मिला जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी। इस टाइम 2019 में गेस्ट ऑफ ऑनर उन्हें बनाया गया। उसके अलावा भारत के जो संबंध है वो ओआईसी की जो कंट्रीज हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे। भले ओआईसी के साथ में कलेक्टिवली अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर हम सऊदी की बात करें या हम यूएई की बात करें तो इनके साथ में हमारे पिछले कुछ समय में संबंध काफ़ी अच्छे हुए हैं। तो चलिए आगे आने वाले समय में 2019 का जो गेस्चर है ये वापस दोहराया जाता है क्या, हमारे संबंध ओआईसी के साथ कैसे रहते, ये देखने का एक विषय बना रहेगा। तो चलिए आज का विश्लेषण जो है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।